हृदय सोच ही रहा था कि पीछे से उसे कान फोड़ने वाली गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे पलट कर देखा। ड्राइविंग सीट की खिड़की से एक खूबसूरत चेहरा निकला, जिसे देखकर वो बुत बना बस देखता रह गया था। वो उज्जवल आनंद थी। उसने फिर से हॉर्न बजाया। वो होश में आया और खुद को लताड़ा। शर्म आनी चाहिए खुद पर, बेशर्मी से लड़की को घूरे जा रहे हो। याद रखो, तुम लड़की को निहारने के लिए कुंवारे नहीं हो। उज्जवल ने उसे देखा। उसकी हालत बड़ी अजीब थी। इस वक्त वो किसी दुखियारे से कम नहीं लग रहा था। उज्जवल ने कहा, आप अपनी सवारी बीच रास्ते से हटाएंगे? किनारे से चलते हैं, ऐसे बीच में नहीं। उसने देखा वो बीच रास्ते में खड़ा था। जल्दी से अपनी बाइक को वहां से हटाया और किनारे हो गया। उसने कहा, थैंक यू। अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसके बराबर में रोक कर उसे देखा। वो सकपकाकर इधर उधर देखने लगा। उज्जवल ने कहा, आपको हेल्प चाहिए? उसने नहीं में सिर हिला दिया। फिलहाल तो वो अपनी हालत देखकर शर्मिंदा सा था। शर्म भी आ रही थी। उज्जवल ने कहा, ओके। हृदय अग्रवाल की जबान नहीं खुल रही थी। उज्जवल ने अपना रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। हृदय ने उसके रुमाल को देखा और नहीं में सिर हिला दिया। वो उसे हैरानी से देखने लगी। मना क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। हृदय कहना तो आराम और मीठे तरीके से चाहता था, पर उसकी सख्त आवाज ने उसे भी चौंका दिया था। आप ऐसे कैसे किसी भी अजनबी को अपना रुमाल दे सकती हैं? मैं आपको नहीं जानता, ना आप मुझे जानते हैं। वो खुद भी हैरान था। उज्जवल ने उसे देखा और कहा, वो मैं आपको नहीं जानती, पर आपने जाने अनजाने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प की थी, उन लड़कों को सबक सिखाकर। बस ये थैंक यू करने का छोटा सा तरीका था। ये सुनकर वो चौंक गया था। उसने मन में कहा, उस दिन उन लड़कियों में ये भी थी, तो दिखाई क्यों नहीं दी? जो भी हो। उसने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। आप अपना रुमाल अपने पास ही रखिए। उज्जवल ने कहा, आप गलत मत समझना, मैंने सडनली आपको देखा इसलिए थैंक यू कहने के लिए रुक गई। हृदय का तपती धूप में खड़े होने की वजह से वैसे ही दिमाग गर्म हो गया था। उसने उसे डांट दिया, हो गया, अब आप अपना रास्ता नापिए। मुझे खड़े होकर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका रूखा व्यवहार देखकर उसे बुरा लग गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और जानबूझकर धूल उड़ाते हुए चली गई। वो दंग रह गया था। वो धूल से नहा गया था। अजीब लड़की है। वो खुद को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मुंह के अंदर धूल चली गई है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। फिर उसे तारू शारियन की बात याद आई। अगर उसने अपनी बेटी और नौकरी बचानी है तो उज्जवल आनंद से दोस्ती करनी है, पर यहां उसने अलग ही स्यापा कर दिया था। उसने खुद से कहा, बोल दूंगा, कोशिश की थी। अपने मतलब के लिए किसी के जज्बातों से खेलना गुनाह से कम नहीं है। वो अपनी बाइक को धक्का मारते हुए ले जाने लगा। उज्जवल आनंद ड्राइविंग करते हुए भुनभुना रही थी। हेल्प की थी, उसकी वजह से चेहरा पहुंचने के लिए रुमाल दे रही थी। मुझे क्या ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है? दोबारा कभी मुलाकात ही ना हो। उसे नहीं पता था कि अभी तो बस शुरुआत है। उसकी जिंदगी के सारे रंग बदलने वाले थे। हृदय अग्रवाल अपनी सोच से बाहर आए। उनके लिए ये किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं था। वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर उठाया तो इदिया वहां तमतमाते हुए खड़ी थी। उनका गुस्से और जलन से भरा चेहरा देखकर वो अपनी नजरें चुराने लगे। इदिया ने कहा, क्या कहा था मैंने? उस औरत का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, फिर भी आज उसका फिर से जिक्र हुआ। उसे अपने ख्यालों में ही रहने दो, अपने पाप का जिक्र मत करना। हृदय ये सुनकर हल्के गुस्से में बोले, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो, क्या बोल रही हो? उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? वो तो तुम्हारी प्रेमिका थी ना, मरने के बाद भी दिल में समाई हुई है। जिंदा होती तो मेरा घर जला देती। उन्होंने जहर उगला। हृदय ने उन्हें गुस्से में देखा। उन्हें गुस्से में देखकर वो चुप हो गई, वरना बड़ा झगड़ा हो सकता था। हृदय ने कहा, बार बार बोलना और याद दिलाना मुझे पसंद नहीं है। उसे कुछ भी मत बोलो, मुझे बोल सकती हो। उसने मुझे नहीं, मैंने उसे फंसाया था, उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। इदिया ने कुछ नहीं कहा। हृदय अग्रवाल उठकर चले गए। रात का समय। डिनर टेबल पर यतीश आर्यन और अश्वथ दोनों के चेहरे गंभीर और उदासी में डूबे हुए थे।
दोनों ही डिनर करने की जगह चम्मच पकड़े बैठे हुए थे। आदित्य ने कहा, आप दोनों परेशान हो? एनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मेरे होते हुए आप दोनों का चेहरा ऐसे उदास अच्छा नहीं लग रहा है। भाई तो वैसे भी नहीं हंसते हैं। चाचू, आप तो मेरे कैटेगरी के होकर ऐसे गुमसुम, इट्स बैड। यतीश ने कहा, कुछ सोच रहा था। आदित्य ने कहा, अकेले? यतीश ने कहा, तो सबको बताऊं? आदित्य ने कहा, हाँ, सब अपने ही लोग हैं, बस इन दो खबरियों पर भरोसा नहीं है, खबर इधर का उधर करते हैं। उसने इयारा और रियो को दिखाया। यतीश ने दोनों बच्चों को देखा, फिर टिया को देखा जो उन दोनों के पास बैठी हुई थी। यतीश उसे ही देख रहे थे। ओजल ने उन्हें देखा और कहा, डैड, आप कोका को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे पहली बार देख रहे हो? ये सुनकर सब लोग उन्हें ही देखने लगे, बस अश्वथ को छोड़कर। टिया ने यतीश आर्यन को देखा और बोली, चाचू आप। बीच में यतीश आर्यन ने कहा, तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ की याद आ जाती है, तुम उनकी तरह ही दिखती हो। छोटी दादाजी, मैं भी मम्मा की तरह दिखती हूँ, तो मैं भी नानी की तरह हूँ। उसकी बात सुनकर टिया ने उसके सिर पर चपत लगाई। इयारा ने कहा, मम्मा आप मुझे क्यों मार रही हैं? टिया ने कहा, कुछ भी बोलती हो। रियो ने कहा, तुम नानी की तरह नहीं दिखती, नानी तो बहुत डांटती हैं, बड़ी बड़ी आईज से डरा देती हैं। उसने इदिया को याद करते हुए कहा। इयारा ने कहा, वो हमारी नानी नहीं है। रियो ने कहा, तो वो कौन है? नानी ही तो है। इयारा ने कहा, मम्मा उनको मम्मा नहीं बोलती, उनको आंटी बोलती है। नीर भाई ने बताया कि वो नानी नहीं है। रियो ने टिया को देखा और पूछा, मम्मा वो नानी आपकी मम्मा नहीं है, फिर लिप्सा मासी भी माची नहीं है? उसकी बात सुनकर, खासकर लिप्सा का नाम सुनकर सबके होंठों पर मुस्कान आ गई। आदित्य ने कहा, मैं बताता हूँ, तुम्हारी लिप्सा मतलब लिप्सा मासी तुम दोनों की मासी है। रियो ने कहा, वो तो नानी को मम्मा बोलती हैं, पर मम्मा नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? ये सुनकर आदित्य ने कहा, वो आंटी है, तो आंटी को आंटी नहीं तो क्या बोलेंगी? रियो को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, ये क्या होता है? इयारा ने कहा, चाचू इसको समझ नहीं आया, आप मत बताओ। तभी अयान जोर से चिल्लाया। सब लोग उसे देखने लगे। वो अनंत की गोद में बैठा हुआ था। उसने चम्मच पकड़ रखा था। उसने सबको देखा, फिर चम्मच पटककर दुगने जोश से चिल्लाया और अपना चेहरा खुश होकर उसके सीने में छुपा लिया। उसने सिर निकालकर देखा और खुश होकर फिर से सिर छुपा लिया। ओरियन ने कहा, इसे क्या हो गया? यतीश ने कहा, सबका अटेंशन मिल गया इसलिए खुश है। अनंत ने कहा, आप दोनों बहुत सीरियस लग रहे हैं और कुछ खा भी नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? यतीश आर्यन ने अश्वथ को देखा जो चुपचाप था। टिया ने कहा, आप लोग खा क्यों नहीं रहे हैं? उनको पूछने पर बच्ची समझकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बताते। आप बताइए क्या बात है? यतीश आर्यन एकदम से चौंक गए और बोले, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। टिया ने कहा, आप दोनों स्टडी में कुछ डिस्कस करने गए थे, कोई बात तो जरूर है, अब आप बताइए। अश्वथ ने कहा, खाने के टाइम बात नहीं करते। ये सुनकर टिया का मुंह बन गया, जैसे कहना चाह रही हो, इतनी देर से सब बात कर रहे थे तब तो कुछ नहीं कहा। अश्वथ जबरदस्ती खाना अपने गले के नीचे उतारने लगा। वहीं यतीश आर्यन सबको देख रहे थे। एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली लग रही थी। पर क्या होगा जब सबको पता चलेगा उनका सच? ये परिवार बिखर जाएगा। सबसे ज्यादा असर अश्वथ और टिया के रिश्ते पर पड़ेगा। आदित्य का दिल एक बार फिर टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि दादाजी की मौत की वजह वो है। उनका सच था। उनकी वजह से उनके जीने की चाहत ही खत्म हो गई थी। उन्होंने मन में कहा, अतीत को याद करने से सिर्फ दुख और पछतावा ही होता है। काश ऐसा होता कि अतीत में जाकर सब ठीक कर देते। उनसे खाया भी नहीं जा रहा था। दिल में बोझ महसूस हो रहा था। पछतावा और दर्द महसूस हो रहा था। पानी आंखों से बाहर आने को मचल रहे थे, जिसे बहुत देर से उन्होंने जब्त कर रखा था। उन्होंने ओजल को देखा जो बहुत खुश थी।
उन्होंने मन में सोचा, मैं कितना स्वार्थी हो गया था, तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारा अपना तो सिर्फ मैं ही हूं। ओजल ने उन्हें देखा और कहा, डैड? हाँ, ओजल ने कहा, आप फिर से जाने का तो नहीं सोच रहे हैं? अब आप कहीं नहीं जाओगे, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। यतीश ने कहा, जाना पड़ेगा। ये सुनकर सब उन्हें ही देखने लगे। आदित्य ने कहा, आप हमेशा जाने की बात क्यों करते हैं? कभी तो साथ रहने की बात किया करो। हम आपको काटने को दौड़ते हैं, जो आप बस भागते रहते हो। दूसरी तरफ इंद्रजीत कुलकर्णी को अमोघ राजवंश के पास से जो चीजें मिली थीं, उन्हें देखकर वो सदमे में थे। उन्होंने उस तस्वीर को देखा जिसमें यतीश आर्यन की तस्वीर थी, जिसमें रेड मार्क से क्रॉस बना हुआ था। उन्हें कुछ तस्वीर और मिली थी, जिसमें से एक इहित आर्यन की तस्वीर थी, जिसमें भी वैसा ही क्रॉस लगा हुआ था। अवान, डैनी, अश्वथ, आदित्य की तस्वीर भी मिली थी, जिसमें क्रॉस लगा हुआ था। वो सब समझने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने कमरे में बैठकर ये सब देख रहे थे। उन्हें इतना तो पता था कि उनसे पहले ही यतीश अमोघ राजवंश का दोस्त था। वो तो एक बिजनेस पार्टनर था। वो दोनों पहले से ही ब्लैक डेविल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते थे। इंद्रजीत कुलकर्णी ने कहा, यतीश ने तारुष को मरवाने की साजिश रची थी, पर आखिरी वक्त में वो पीछे हट गया था। उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। उसने खुद मेरे सामने मना कर दिया था। फिर भी उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्योंकि आवान ने प्लान अमोघ राजवंश के थ्रू एग्जीक्यूट किया। इसी का गिल्ट उसे है। वो मानता है उसने अपने नफरत में उसे मार दिया। रयान के एक्सीडेंट में यतीश का कोई हाथ नहीं है। वो तो आवान ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली। अश्वथ को यतीश कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब अमोघ के पास। वो उन तस्वीरों को देखने लगा। वहां बहुत सारी तस्वीरें थीं। अचानक उनकी नजर एक खास तस्वीर पर पड़ी। वो उस तस्वीर को देखने लगे। उनके होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई थी। वो उज्जवल की बहुत पुरानी तस्वीर थी। तभी उनकी नजर उस पर रेड मार्क से बने क्रॉस पर पड़ी। वो उसे मिटाने लगे। ये उज्जवल की तस्वीर पर क्यों रेड मार्क है? इस तस्वीर पर क्यों? वो उसे मिटाने की कोशिश करने लगे, पर वो नहीं मिट पाए। उन्होंने सारी तस्वीरें रखीं और समझने की कोशिश करने लगे। वहां पर तारुष, आशीष, नंदिता और बाकी लोगों की तस्वीरें नहीं थीं। यतीश, अश्वथ, आदित्य, इहित आर्यन, उज्जवल की तस्वीरें थीं। उन्होंने उज्जवल की तस्वीरें उठाई, फिर इहित आर्यन की तस्वीर उठाई, क्योंकि वो दोनों इस दुनिया में नहीं थे।